नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग परीक्षा अध्ययन कर रहे थे। परीक्षा अध्ययन के 2 वीडियो हो चुके हैं और 2 चैप्टर हो चुके हैं, उसमें कुछ वीडियो हमने बनाए थे। अब आज हम लोग परीक्षा बोध शुरू कर रहे हैं। तो जो पहला पार्ट है वास्तविक संख्याएँ और दूसरा पार्ट बहुपद का है, तो इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए, अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, पर कोशिश कर रहे हैं हर क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में बताने का, ताकि अगर वही क्वेश्चन सेम हमारा आ गया 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चनों में, तो हम लोग आसानी से कर पाएँगे। तो आज हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझना है चीज़ें। और जिन्होंने परीक्षा अध्ययन पढ़ा हुआ है, तो उनको ये और आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले हो चुके हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं ना जो रिपीटेड होंगे थोड़ा। तो अगर हम लोग करेंगे तो ये बात आराम से समझ में आएगी कि इसका जो यूज़ है ना, सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे है? एक तो ऑब्जेक्टिव पे। जैसे पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव करना है, आप रटे होंगे, रटना नहीं है, हम बार बार ये बात कहते रहते हैं। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, पहले तो अगर हम यही क्वेश्चन बड़े तरीके से करें, तो माना संख्याएं ए तथा बी हैं। तो ए तथा बी दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, सूत्र क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा और गुणे लासा। तो गुणनफल दिया हुआ है, ये कह रहा है गुणनफल 32 है। मासा का मान दिया हुआ है, नहीं लासा दिया हुआ है, कह रहा है HCF निकालिए, माने मासा निकालना है हमको। और लासा दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है 8। तो अब इतना तो सबको मालूम है कि 8 का पक्षांतर कर देंगे, इधर की तरफ आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो कुल मिला करके HCF का जो मान है ये हो जाएगा 4। तो HCF हो गया 4। ठीक है, आंसर मिल रहा है पहले नंबर का। सरल है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, सूत्र लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, या LCM गुणे HCF। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सिंपल सा ये भी है। कह रहा है कि अगर कोई संख्या p बराबर AB स्क्वायर है, ठीक है, फिर दूसरी संख्या q बराबर है a क्यूब और b, तो के रूप में लिखे जा सकते हो। तो ए बी अभाज्य संख्याएं हैं। प्रश्न कह रहा है एलसीएम पी क्यू का क्या होगा? एलसीएम निकालना है। तो हम देखो जानते हैं कि एलसीएम का मतलब होता है कि सबसे बड़ी पावर। चूंकि ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, तो अगर हम इसको शॉर्टकट में करें तो एलसीएम का मतलब, लासा का मतलब सबसे बड़ी पावर जितनी होगी, तो वही हमको इसमें लिख देना है। तो ए की सबसे बड़ी पावर कितनी है? ए क्यूब है, तो ए क्यूब हो गया। फिर बी की सबसे बड़ी पावर कितनी है? तो बी स्क्वायर है। तो ये इसका हो जाएगा एलसीएम। अब मान लीजिए सवाल में एलसीएम पूछ लिया, तब तो हमने बता दिया कि इसका आंसर सी नंबर सही है। इसका आंसर कौन सा सही है? पहले का आंसर ए नंबर सही है। अब अगर यही क्वेश्चन में पूछ लिया कि मासा बताइए, HCF बताइए, इतना तो जानते हैं ना आप लोग, एलसीएम का मतलब लासा होता है, HCF का मतलब मासा होता है। कहते क्या हैं, चाहे तो लोग लिख सकते हैं, एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। ये नहीं कि बस हाई, HCF का मतलब मासा होता है। मासा तो महत्तम समापवर्तक हिंदी में होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये थोड़ा सा इनकी इंग्लिश भी जानने का प्रयास करना है। अगर मासा पूछ लेता तो हम जानते हैं कि उच्चतम घातों का मान मासा होता है, जो मतलब कि सबसे कम जो घात है, निम्नतम घात। तो ए में सबसे कम घात ए है और बी में सबसे कम घात बी है। तो मासा में सबसे कम घात और लासा में सबसे बड़ी घात। तो ये सिंपल है ना, सिंपल सा, थोड़ा समझना है इसको। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। HCF फिर से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए लिखा हुआ है कि 96 और 404 का HCF क्या होगा? 96 एवं 404 का HCF। तो हम जानते हैं कि HCF निकालने के दो तरीके हैं। एक तो गुणनखंड करके निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है कि भाग विधि द्वारा निकाल सकते हैं। भाग विधि द्वारा ज़्यादा सरल होता है। तो छोटी संख्या पकड़ना है और बड़ी संख्या में भाग देना शुरू कर देना है। 9 चौको 36, लगभग 4 बार चला जाएगा ये। अब भाग देना तो सबको आता है,
6 चौको 24, 6 नाम 54, अरे नहीं 9 चौको 36, 6 तो है नहीं, 9 चौको 36 हो गया और कितना हासिल कितना बचा था 2 बचा था, तो 9 चौको 36, 37 और ये 38 हो गया। 4 में 4 गए 0, तो यहाँ पे 2 बचा इधर से। अब ये इतना तो हम नहीं बता रहे हैं, अभी इधर से 1 लिया 10 हो गया, 10 में 8 गए 2 आया, ये तो बनता होगा, 10वीं क्लास में आए हैं तो ये भाग तो सीख के आए होंगे। ये हम मान के चलते हैं कि आप लोग सब बहुत होशियार छात्र छात्राएं हैं, है ना। स्टूडेंट आप लोग शानदार हैं। वो हमको पता नहीं है ना कि आप लोग कहाँ पढ़ते हैं, कौन से स्कूल में। ये तो यूट्यूब है, आप लोग जानते हैं। अभी 20 से हमको भाग देना है 96 में, जो बचता है ना इसको उठा करके यहाँ रख देना है, भाग देना है। तो 20 चौक 80 हो गया, तो 80 में ये 6 हो गया, अभी ये हो गया 16। चलिए 16 का फिर से भाग दे के देखते हैं। 16 का 20 में भाग देंगे, इसको लाएंगे, अब ये एक बार जाएगा, ठीक है। अब बचा 4, 4 को फिर से भाग देंगे किसमें 16 में, तो अब ये 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब पूरा पूरा कट जाता है, हर बार माइनस लग रहा है, बात समझ रहे हैं आप लोग, तो जो लास्ट में आएगा वो इसका HCF होगा। तो आंसर नंबर होगा बी और सही हो जाएगा 4। भाग देते जाना है, जो शेष फल बचे उसमें इस संख्या को उतारा, फिर से भाग दिया, फिर शेष जो बचे इस संख्या को यहाँ पे ले आए, फिर भाग दिया, फिर यह 16 उतारा। अब जब भाग पूरा पूरा चला गया, तो जो अंतिम भाजक होता है, इसको भाजक कहते हैं ना, तो अंतिम भाजक जो होगा वो इसका मासा कहलाएगा। और अगर ये बात समझ में नहीं आई है, मान लेते हैं कि हमें ये विधि समझ में नहीं आई, ये मान करके ही किताब वाले ने जो अगला क्वेश्चन है सेम बनाया है कि आप लोग परेशान ना हो, दूसरा क्वेश्चन करके देख लेंगे। ये नहीं आया तो आगे देख लेते हैं इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब लगातार क्वेश्चन इसीलिए दिए हुए हैं, अगर आप पीछे हो जा रहे हैं, हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो वीडियो को रोकते जाना है, क्वेश्चनों को करते जाना है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से कहा है कि HCF निकालिए। तो 6 लिखा हुआ है और 6 में 20 से भाग देना है। 6 और 20 का कह रहा है HCF निकालिए, तो हम भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, इतना तो सबको पता है। 18 हो गया, बचेगा 2, तो 2 आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पर जैसे 2 लिखा हुआ है, अब क्या करना है, इस 6 को यहाँ पे उतारना है, पता है सबको, यहाँ पे ले आते हैं, जो संख्या ऊपर भाजक होती है। अब फिर से भाग दे के देखेंगे तो 2 तिहाई 6, 3 बार में पूरा पूरा कट रहा है। तो जब पूरा कट जाएगा तो इसका मतलब जो अंतिम भाजक है वो इसका मासा हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा और ये बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया गलती से, 5वां हो गया, कोई बात नहीं, 5वां हो गया तो चौथा इसके बाद कर लेंगे, कौन सी दिक्कत है। तो ये आंसर हो गया हमारा इसका 2 और आंसर नंबर इसका सही है 5वें का सी। क्वेश्चन नंबर चलिए चौथा लिखा हुआ है कि HCF निकालना है 91 और 21 और 91 का, ठीक है। तो हमने क्या किया, भाग दिया पिछले क्वेश्चनों की तरह से। 21 और 91 का, 21 का जब देंगे 4 बार जाएगा, 4 एक अन्नम 4 और 4 दूनी 8, 84 हो गया। माइनस लगाया, घटाया तो 5 बचेगा, 6 5 11, बिल्कुल 7 7 बचेगा यहाँ पर, गिराया 7 4 गिरा, बिल्कुल 7 बचा। अब क्या करना है, 21 लिखना है, 7 त्रिक 21, कट गया पूरा पूरा, खत्म। अंतिम भाजक क्या होगा, अंतिम भाजक मासा होगा। तो अब आप लोग केवल ये सोचिए कि इतना सिंपल क्वेश्चन, आंसर नंबर कौन सा सही होगा, इसका चौथे का है सी नंबर, ये हो गया। इतना सिंपल क्वेश्चन पिछले साल, अभी इसी साल 2023 में आया है। अब हमारी कमी क्या है कि हमें परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध कभी पढ़ना नहीं है, किताब को पढ़ते रहेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो परेशान करते हैं। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। 5 हम पहले कर चुके हैं, अब हम लोग थोड़ा तेज़ी से बढ़ेंगे ना, रिक्त स्थान करते हैं। देखिए आप लोग क्या करिए कि जो वीडियो हम 2-4 वीडियो इसके पहले जो पढ़ चुके हैं ना परीक्षा अध्ययन वाले, उनको पढ़ करके इसको पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। डायरेक्ट भी पढ़ेंगे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक चीज़ समझाने की, तो आराम से बन जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि याद नहीं करना है, हमारा बस एक ही कहना है कि याद नहीं करना है, क्योंकि याद करेंगे तो ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। अगर हम याद नहीं करेंगे तो अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर में आ गया तो हम आराम से 2 नंबर 3 नंबर वाला कर सकते हैं।
अब देखिए अपने हिसाब से 2022 का क्वेश्चन कितना कठिन है देखिएगा, आपको लगेगा कि बहुत कठिन है। तो दूसरे का जो रिक्त स्थान में पहला है, देखिए साफ साफ लिखा है HCF AB का, मतलब AB का मासा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर AB का, ठीक। इसके बाद गुणे LCM किसका, LCM है AB का। चलिए बराबर कह रहा है क्या हम रखें, तो दो संख्याओं का मासा गुणे दो संख्याओं का लासा बराबर क्या होता है, वह दोनों संख्याएं स्वयं होती हैं। तो इसमें रिक्त स्थान में क्या भरना है, दोनों संख्याएं। ध्यान रखना है कि मासा, आप लोग मासा लिखना चाहते हैं ना, हम समझ रहे हैं, मासा गुणे लासा बराबर प्रथम संख्या और गुणे द्वितीय संख्या। ये फॉर्मूला है, बार बार आएगा और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा। तो ये यहाँ से हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा लिखने का तरीका से कठिन है, नहीं पिछले साल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तरीका देखने में लग रहा है बहुत कठिन पूछ लिया, बाकी है वही मासा ए बी का लासा ए बी का, तो बराबर ए गुणे बी हो गया, सिंपल सा है। अब हम लोग आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो क्वेश्चन नंबर अगला सेकंड नंबर जो इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा है देखिए ए की वैल्यू एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है एक्स वाई क्यूब। अब इसने पूछा है कि एक्स वाई अभाज्य संख्याएं हैं तो एच सी एफ क्या होगा, माने हमको एच सी एफ बताना है। एच सी एफ का मतलब मासा बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो मासा का मतलब अभी हमने बताया कि जो जैसे यक्स है तो जो सबसे छोटी घात होगी वो मासा होगी। जैसे वाई है तो वाई की सबसे छोटी घात क्या है, भाई इसमें घात 3 है, इसमें घात 1 है, तो सबसे छोटी घात 1 हो गई यक्स की। वाई में घात 2 है, वाई में घात 3 है, तो सबसे छोटी घात 2 ना हो गई, है ना, 2 छोटी है तो 2 लिख लिया, तो ये इसका मासा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। हमको ये भर देना है। मान लीजिए इसने एलसीएम पूछ लिया होता, अब हम मासा रटे हुए हैं एक्स वाई स्क्वायर, इसमें भरना है, भरना तो है, लेकिन अगर इसी में इसने पूछ लिया कि एलसीएम क्या होगा, लासा क्या होगा, तो हम इतना भी तो याद रखें ना, अभी हमने बताया लासा का मतलब सबसे बड़ी घात, तो यक्स की सबसे बड़ी घात यक्स क्यूब है, वाई की सबसे बड़ी घात वाई क्यूब है। तो अगर लासा पूछता तो ये लिखते, फिलहाल हमारा आंसर ये हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। फिर इसके बाद कह रहा है कि अंडर रूट 5 एक कौन सी संख्या है, तो कह दीजिए सर सबसे ज़्यादा हमको यही रटा हुआ है कि अंडर रूट 5 कौन सी संख्या है। अब अंडर रूट 5 से ज़्यादा अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 रटे हुए हैं कि ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, तो ये आपको रटा है, तो इस पर हम ज़्यादा आपका समय नहीं खराब करेंगे। थर्ड नंबर में लिखा हुआ है अंडर रूट 5 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो बस अपरिमेय लिख लेना है, आंसर हो गया, अपरिमेय संख्या है, तो ये तो लिखा ही है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों मिला करके हम क्या कहते हैं। तो सबको पता है कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग होता है परिमेय, एक क्लास हमको संख्याओं की बनाना है अलग से, सभी प्रकार की संख्याएं अगर आप लोग कहेंगे तो वो क्लास हम बना देंगे, सभी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो सारी चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी। ये पाठ का नाम वास्तविक संख्याएं हैं और हम परिभाषा नहीं जानते कि अभाज्य क्या है, समअभाज्य क्या है, सह अभाज्य संख्याएं क्या हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, है ना। तो ये संख्याएं बहुत ज़्यादा हैं, परेशान करती हैं। पाठ का नाम संख्याएं है और संख्याएं हम लोग समझते नहीं ठीक से, क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं गया, हमें तो बस रटना है। अपरिमेय संख्या, तो परिमेय अपरिमेय दोनों मिला के वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ये इनके दो भाग होते हैं, ये पहला भाग हो गया। ये दूसरा परिमेय संख्या का मतलब सब जानते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिखा है होता है जहाँ क्यू बराबर 0 के नहीं होता। अपरिमेय संख्याएं जिनको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, पाई, ये सब उदाहरण सब आपको याद हैं, डैश डैश लगा देते। इसके उदाहरण परिमेय संख्याओं के 1/2,
3/2 और 1 लिखा है, 2 लिखा है, ये भी परिमेय संख्याएं हैं क्योंकि इनके बटे में हम चाहें तो 1 या 2 लगा सकते हैं। तो है ना, पूर्णांक लिखे हैं लेकिन एक 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 तो नीचे लगा ही सकते हैं। तो ये भी, तो कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वास्तविक संख्या, जो आपको लास्ट में याद करना है ना। पर वो कैसे हो जाएगा ये हमने करके समझा दिया कि वास्तविक संख्याओं के 2 भाग परिमेय और अपरिमेय होते हैं। ये सिंपल सा है। अब आपके मन का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? सिंपल सा है बिल्कुल, कि √2 कैसी संख्या है। और ऐसे क्वेश्चनों की तलाश सबको रहती है कि √2 फिर लिखा है डैश डैश, तो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं, ये अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसमें अपरिमेय लिख देना है आराम से, और ये हो गया हमारा आंसर। अब इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा रहे हैं, आप लोगों का कीमती समय है, ख़राब नहीं करना है हमको ज़्यादा, है ना। तो सही जोड़े मिलाइए। सही जोड़े मिलाने में देखिए क्या लिखा हुआ है। एक 2 खंड बने हैं, खंड ए बना हुआ है, बी बना हुआ है, या खंड आ लिख सकते हैं। अब हमने ए लिख दिया तो परेशान हो गए होंगे आधे लोग कि ए तो कहीं पे दिख नहीं रहा है, सर ए लिखे हुए हैं। पहले नंबर में देखिए लिखा हुआ है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो दोनों को जोड़ करके अभी अभी हमने बताया कि इनको कहते हैं वास्तविक संख्या। तो ये बात तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मान लीजिए कि आपको ये बात समझ में आ गई। दूसरे नंबर में देखते हैं। दूसरे नंबर में लिखा हुआ है कि 2k+1, 2k+1 में के जहाँ कोई धन पूर्णांक है। अब ये हम जानते हैं, देखिए कोई भी पूर्णांक है, अगर 2m लिखा हुआ है, 2k लिखा हुआ है, 2n लिखा हुआ है, 2 का गुणा है किसी भी संख्या में, वो पूर्णांक संख्या है। तो जब 2 का गुणा करते हैं तो ये हमेशा सम संख्या हो जाती है। ये बात सबको पता है, सभी सम संख्याएं हैं, हम पहले वीडियो में इसके पहले चर्चा कर चुके हैं। अब अगर भाई 2 का गुणा होगा, चाहे सम संख्या में करो चाहे विषम संख्या में, 2 का गुणा कर दोगे तो सम हो जाएगी। अगर 2 का गुणा है, इसके बाद एक और जोड़ा गया है, तो इसका मतलब जो संख्या हमको मिलेगी वह संख्या विषम हो जाएगी, है ना। दो पहले सम थी तो एक जोड़ दिया तो विषम हो गई। तो ये विषम संख्याओं से मिलाना है, क्योंकि 2 का गुणा करने पर ये सम बनी है। उदाहरण लेके चलिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे 2m+1 है, सम है कि विषम है, हम चेक करके देख लेते हैं। m का मान हम चाहे 1 रखें, चाहे 2 रखें, चाहे 3 रखें, चाहे जो रखें। देखिए 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। m का मान 1 रख दिया ना, 2 का गुणा कर दिया, 1 जोड़ दिया तो 3 आ गया। m का मान 2 रख के देखते हैं, 2 गुणे 2 + 1, तो 2 दूनी 4, 1 5 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे हम सम संख्या रखें चाहे विषम संख्या, इसमें जब रखेंगे तो ये हमेशा विषम ही आएगी। तो इसमें जहाँ पर विषम संख्याएं लिखी हों, इसको आराम से मिला देना है, विषम और संख्याएं। हो गया फुर्सत। थर्ड नंबर में आ जाते हैं। थर्ड नंबर में लिखा है नहीं सॉरी 2k। अब देखिए और बढ़िया बन गया 2k। पिछले जो परीक्षा अध्ययन में वीडियो आया था उसमें 2m लिखा था। ये परीक्षा बोध है ना, बिल्कुल। तो परीक्षा बोध में इसने 2k लिखा है। अब अगर सवाल में 2k आ गया और जो 2m पढ़े हैं, आधों के पसीने छूट जाएंगे कि वो 2m था, 2k यहाँ पे कहाँ से आ गया। तो बात तो एक ही है ना, k का मान चाहे जो रखो, धन है ना, कोई भी मान धन पूर्णांक रखना है। अब धन पूर्णांक नहीं पता है कि क्या होते हैं, तो हम बता देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 धन पूर्णांक होते हैं। तो देखिए 2k लिखा है, तो अभी हमने यहाँ पे बताया कि चाहे 2m हो, चाहे 2k हो, चाहे 2n हो, कुछ भी लिखा हो, 2 का गुणा बस हो तो वो सम संख्या होती है। तो जहाँ पर सम संख्याएं लिखा हुआ है, हमें इसको वहाँ से मिला देना है, तो आसानी के साथ इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक अशून्य परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल। तो अब देखिए परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या को अगर हम गुणा करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? आप कह दीजिए जो सर बचा हुआ है वही आंसर हमारा सही है। तो कह दीजिए इसको तो हम मिला लेंगे, आप बताइए चाहे ना बताइए।
जो इधर बचा है उसको मिला देंगे जो उधर बचा है, यही कह दीजिए हमसे बनता है। तो ये हम आसानी के साथ कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। तो 3 क्वेश्चन सत्य सत्य की और करना है हमको, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। और फिर इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और बस एक क्लास, मुश्किल से 1 या 2 क्लासें होंगी और दोनों पाठ इसके भी ख़त्म हो जाएंगे आराम से। तो क्वेश्चन तो करना है, पर साथ साथ में उनको समझने का भी अभ्यास हमको करना है, ये बात ध्यान रखना है। क्योंकि ये कहीं कोई फिक्स नहीं है कि जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है तो वो ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, है ना। वो 2 नंबर में चला गया तो समस्या बढ़ जाएगी। देखिए चौथे का क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है कि √5 कैसी संख्या है। क्या बताना है? सत्य सत्य। बिल्कुल सत्य सत्य बताना है। तो √5 अपरिमेय संख्या है, सत्य हो जाएगा, कोई समस्या की बात इसमें नहीं है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, सबको पता है, अभी हमने चर्चा भी कर ली है। अपरिमेय है और ये सत्य है, ये सबको पता है, सत्य हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। दूसरा लिखा हुआ है, कह रहा है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या संख्या रेखा पर नहीं दर्शाई जा सकती है। बिल्कुल नहीं दर्शाई जा सकती। क्या नहीं दर्शाई जा सकती? ये बिल्कुल गलत है। इसको दर्शाया जा सकता है ना। और ये थ्योरी में पढ़ाया भी गया है, हमने पढ़ाया भी है कि √2 को, √3 को, √5 को कैसे दर्शाना है। उसका प्रोसेस लंबा है तो उसको करने में टाइम लगेगा, है ना। तो यहाँ पर फिलहाल हम जानते हैं, ये बात सब समझते हैं कि दर्शाई जा सकती है, पर ये गलत लिखा हुआ है, तो ये कथन हो जाएगा असत्य। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऐसे बहुत क्वेश्चन हैं और किया भी है सबने। कैसे दर्शाना है, लाइन बना करके पहले क्या दर्शाना है, फिर 3 ग्राफ बनेंगे, सबको पता है। नहीं पता होगा आप मैसेज करेंगे तो हम बातें समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड नंबर में आ जाते हैं। थर्ड नंबर में लिखा हुआ है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को कहना क्या? अब देखिए हमने अगर रट लिया, समस्या बढ़ गई। हम उदाहरण देकर समझाने का इसको प्रयास कर रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कोई भाज्य संख्या है, हर शब्द में, हर प्रश्न में संख्या शब्द आ रहा है। संख्याएं हमारी कमजोर हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, कौन सी नहीं, इसको पढ़ना है पहले। 24 एक भाज्य संख्या है, 24 को हम काट करके देखते हैं तो ये 12 आएगा, फिर ये 6 आएगा, ये 3 आएगा। अब इतना तो सबको आता है कैसे काट रहे हैं। तो वो कह रहा है कि जो 24 एक भाज्य संख्या थी, तो इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 अब एक अभाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है, इनके गुणनफल, और 3 भी अभाज्य संख्या है। तो एक भाज्य संख्या को हमने अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया आसानी के साथ, है ना। तो ये प्रश्न सत्य लिखा हुआ है, थर्ड का सत्य लिखा है, कोई समस्या की बात नहीं है। तो अब मान लीजिए यही क्वेश्चन सत्य सत्य की जगह आ गया कि उदाहरण दे के समझाइए कि एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ले तो हम सोच रहे हैं ये तो पता नहीं क्या पूछ लिया, नया आ गया एकदम से, है ना। और बस सोचेंगे आउट ऑफ सिलेबस चला गया पेपर, बहुत कठिन था। जबकि क्या कठिन है आप समझिए। उदाहरण दे के, चाहे आप 24 का उदाहरण दे लीजिए, चाहे आप 12 का दे लीजिए, और बहुत बड़ा देना चाहते हैं 96 का, 100 का, ठीक है। तो इतना करना है। देखिए अभी आज ये छोटा सा वीडियो हमने बनाया है ना, थोड़ा इसको मेहनत से पढ़ना है। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हमको मैसेज करना है। अब इसके बाद अगला वीडियो हम लोग कल करेंगे, ठीक है, आगे जो भी है। और पिछले वीडियो देख करके इसको करेंगे तो और आसानी से सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो कल तक के लिए धन्यवाद।